देश भर में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में नॉमिनेशन का काम चल रहा है। 4 चरण में चुनाव होने हैं और अलग-अलग चरण के लिए अलग-अलग दिन लगातार नामांकन हो रहे हैं। पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि नामांकन करने जा रहे जो कैंडिडेट हैं, उन्हें पुलिस अरेस्ट कर ले रही है क्योंकि उनके ऊपर कोई ना कोई वारंट रहता है। टाइमिंग को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। पिछले दिनों जब बोकारो में जो गिरिडीह के प्रत्याशी थे जयराम महतो, वो उम्मीदवार थे, नॉमिनेशन करने के लिए गए और नॉमिनेशन करके जैसे ही बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। हालांकि वो वहाँ से निकलकर फिर चले गए। उसके बाद कल रांची लोकसभा के जो उम्मीदवार थे जयराम महतो की पार्टी के, देवेंद्र नाथ महतो, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चतरा में जो है पूर्व मंत्री नागमणि जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। आज खबर ये आई कि गांडे से एक प्रत्याशी जिन्होंने नॉमिनेशन किया था, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सब में यही कहा गया कि इनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट था और यही वजह है कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर 2 साल 3 साल पुराने केस में ठीक नामांकन के वक्त ही क्यों गिरफ्तारी कर ली गई। हम इसके कानूनी पहलू को समझेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और मानवाधिकार के एक्सपर्ट सोनल तिवारी हैं। सोनल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका फॉलोअप में। ये नॉमिनेशन से पहले क्यों गिरफ्तारियां हो जा रही है? क्या ये सचमुच में पॉलिटिकल कन्विंस ये पूरा मामला रहता है या फिर लीगल ये प्रोसेस ही है कि नॉमिनेशन से पहले अरेस्ट करना है? नमस्कार सन्नी जी। आई थिंक ये एक सच में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको अलग अलग एंगल से समझना चाहिए। पहले तो एक कानूनी प्रक्रिया है, मतलब देश जो है वो कानून से चलता है। कानून कहती है कि अगर आपके ऊपर एफआईआर हुआ है और आपको एफआईआर के बाद 41 का नोटिस गया, पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है, आपको बुलाती है, बार बार आप नहीं जाते हैं, आपके पास एंटिसिपेटरी बेल प्रावधान है फाइल करने का, आप वो सब भी नहीं करते हैं, तो कोर्ट के पास पुलिस जाती है और कोर्ट आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू करता है। पहले बेलेबल वारंट इशू करेगा, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगा। अगर ये भी नहीं हो पाएगा तो आपके खिलाफ कुर्की जब्ती, मतलब आपके घर को जाकर जब्त करने की कोशिश करेगी पुलिस। अब ये सब मामला जो है ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है और इसमें मतलब ये बोलना कि कोर्ट ऐसा कर रही है या ये जवाब देना कि ये ऐसा हो रहा है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये थोड़ा गलत एंगल आता है। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो बार बार अगर आप केजरीवाल का मैटर देख रहे होंगे, दिल्ली में जो बार बार बहस हो रही है, अभिषेक मनु सिंघवी जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उनका बार बार कहना है कि टाइमिंग और नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, ये 2 बड़ा एंगल है। जैसे केजरीवाल साहब भी जब अरेस्ट हुए तो जस्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया था, लोकसभा का अनाउंसमेंट किया गया था और उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब ने बहस किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ईडी से जवाब मांगा है कि आप कैसे टाइमिंग, उसी समय आपको अरेस्ट करना था या क्या नेसेसिटी है, उस पे ईडी जवाब थे। वो तो नॉमिनेशन का मामला नहीं था, लेकिन चुनाव को जोड़ते हुए टाइमिंग का मामला। जरूर। वैसे ही अब इसको थोड़ा सा हम और घुमाने का आपके लिए कोशिश करते हैं कि मान लीजिए नगड़ी थाना गई जयराम को अरेस्ट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि नगड़ी थाना के जो जुरिस्डिक्शन में जो मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं वो बस उसी मैटर में नॉन अवेलेबल वारंट दिए होंगे, और भी 200 मैटर होगा जिस पे जज साहब ने नॉन अवेलेबल वारंट दिया होगा। लेकिन थाना बस एक मैटर में जाके लोगों को गिरफ्तार करना स्टार्ट करे तो वो क्लियरली दिखाता है कि उनका इंटेंट क्या है। उसमें जयराम के लोग ये भी बोल रहे हैं कि उस मामले में कई लोग थे, लेकिन वारंट सिर्फ जयराम के खिलाफ ही क्यों आया? जी, या जो विधानसभा घेराव में जितने लोग थे उनके खिलाफ मान लीजिए वारंट हुआ होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए उस कोर्ट नगड़ी थाना में 1000 केस फाइल हुआ है, उसमें 200 केसेस में एनबीडब्ल्यू हुआ है, तो आप बाकी 200 केसेस में भी जाके अरेस्ट करिए ना। पुलिस को जब अपना काम कर रही है तो पुलिस सेलेक्टेड काम नहीं कर सकती है ना कि हम एक काम पकड़ेंगे, हम इस मैटर में जाके जाएंगे और उनको दबोच लेंगे। ये तो नहीं हो सकता है। बाकी भी जितना मैटर्स है या झारखंड में जितने थाना है जहाँ जहाँ पे एनबीडब्ल्यू इशूड है, जाइए अरेस्ट करिए सबको। बहुत 1000 लोग होंगे जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू होगा। आप अचानक एक मैटर पे आ गए जहाँ पे मतलब एक आदमी जा रहा है नॉमिनेशन करने के लिए, और ये वही मतलब ये पूरा जो मसला है ना वो यही है कि टाइमिंग को लेकर, और मतलब आज ही क्यों जरूरत पड़ा आपको अरेस्ट करने का, तो नेसेसिटी ये भी एक्सप्लेन करना होगा, बहुत ज़रूरी है। मतलब ये एक्चुअली आप कानून में जब देखेंगे तो ऐसा सीआरपीसी कहीं नहीं बोलता है कि टाइमिंग और नेसेसिटी को लेके, लेकिन ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो बताता है कि टाइमिंग और नेसेसिटी कितना खतरनाक हो सकता है अरेस्ट को लेके। मतलब बहुत बार जैसे ये क्यों ज़रूरी है इस पे बातचीत करना, आप सुनते होंगे कि महिलाओं का अरेस्ट रात को नहीं किया जा सकता है, या
मान लीजिए कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं और मेरे घर पे पुलिस नहीं आ रही है, लेकिन हम एक शादी में गए हैं और वहाँ आके पुलिस आके अरेस्ट कर रही है, तो पुलिस का इंटेंशन क्लियर होता है ना कि पुलिस आपको सार्वजनिक बेइज्जत बेइज्जत करने के लिए कोशिश कर रही है। तो अलग अलग एंगल्स है जो हमें समझना चाहिए, और आई थिंक एक एंगल बहुत क्लियर है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है, इस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। सम्मान है। इसका सम्मान करना चाहिए चाहे कोई भी हो, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस जिस तरीके से काम करती है उस कोर्ट के ऑर्डर को लेके, मेरे ख्याल से मतलब इसमें जितने बाकी एनबीडब्ल्यू है आप सब में जाइए और कार्रवाई करिए, तब हम मानेंगे कि पुलिस सच में स्वच्छ है और बहुत क्लियर इंटेंट से काम कर रही है। तो ये अभी जो गिरफ्तारियां हुई है, तो क्या उसका किसी का अध्ययन कर पाए कि कब वो वारंट इशू हुआ था कोर्ट से, फिर कितने दिन क्या नोटिस हुआ था या नहीं हुआ था? जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से तो ये 2022 का मसला है, और मसला भी बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत 353 है जिसमें सब में 3 साल का सज़ा है, मतलब किसी में मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा का सज़ा नहीं है। और इन सब कानूनों में क्लियर प्रावधान है कि अगर आप 41 का रिप्लाई देते हैं, देखिए दो चीज़ है, मतलब 7 साल से कम सजा है 7 साल से तो कम आपको सजा है। 41A का 3 नोटिस भेजना। नोटिस भेजना था। अरनेश कुमार गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट है जो बोलता है कि बिना 41 का नोटिस दिया आप कोई अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। सतेंद्र अंटिल नया जजमेंट आया है जो क्लियरली बोलता है कि आपको 41 देना ही देना है, मैंडेटरी है। और जो मैं भाषण सुन पा रहा था जयराम जी का, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि हमें कोई नोटिस नहीं आया। इसके बाद दूसरा एक एंगल आप ये समझिए कि मान लीजिए जब कोर्ट भी एनबीडब्ल्यू इशू करती है तो आपको समन करेगी, तो समन का कॉपी हमको मिला ही नहीं। ये तो क्लियर हो सकता है पुलिस गई होगी समन देने और इसको पुलिस दबोच करके समन रख ली और बोल दिया कि रिसीव हो गया है गार्ड के द्वारा XYZ के द्वारा, और उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ और एनबीडब्ल्यू इशू करवा दिया गया यहाँ कोर्ट। भी इंटेंशन जला। यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि जैसा वो बता रहे थे कि समन आया ही नहीं है हमें, राइट। और सच में अगर समन आता तो हो सकता है वो आदमी एंटिसिपेटरी बेल फाइल करेगा, क्यों इंतजार करेगा। और जो इतना छोटा, मतलब देखिए कोई होता है, मतलब हमको नहीं बोलना चाहिए, पर कोई बड़े केस में जेल जाइए तो एक अलग मुद्दा है। 302 मर्डर के केस में आप जेल जा रहे हैं, कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। लेकिन ऐसे केसेस में जिसमें एंटिसिपेटरी बेल मिलना ही मिलना है, मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोग के ऊपर 40-50 ऐसा केसेस है, एक ऐसा 2 केस है जिस पे इस मतलब क्यों नहीं बेल मिलेगा। और लोग पब्लिक जितने हैं, जितने नेताएं हैं, सबके ऊपर ये वाला धारा लगा हुआ है। किसका FIR, आप सबका FIR चेक करेंगे, सबका कॉमन है 147, 148 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट, ये सारा चीज़ में। तो ये क्या एक पुलिसिया ट्रेंड बन गया है कि जो नॉमिनेशन करने आए उसी दौरान गिरफ्तार? चूँकि ये आज तो नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से मैं बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ कि कोई नॉमिनेशन करने गया पुलिस उसे अरेस्ट कर ली। तो यह पुलिसिया धारणा है एक, और कोर्ट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, यही वजह है कि ये चलते आ रहा है। देखिए इसमें एक तो है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें कोई बहुत क्लियर जजमेंट नहीं है कि टाइमिंग या नेसेसिटी को लेकर कोई कोर्ट गया नहीं। कोई कोर्ट गया नहीं है। जैसे इसको भी चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है, ये एक नया पर्सपेक्टिव बनता है, राइट, कि ऐसे टाइम पे आप हमको जाके अरेस्ट नहीं कर सकते। और राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, एटलीस्ट उसका रिस्पेक्ट करते हुए, और हम 2 दिन पहले भाषण दे रहे हैं, उस दिन आप हमको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भगौड़ा अपराधी रहता, वो चुपके से नॉमिनेशन करने आ रहा है, तो फिर अलग बात। तो फिर एकदम अलग बात होती है। और हम पूरा कंटिन्यूस, आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल देख रहे हैं, हर 10 दिन में हम भाषण दे रहे हैं, हर एक उस समय कहाँ जा रहे हैं, कार में नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, आप हमको यहीं रोक लेते हैं ना। मतलब हम वहीं पोलिंग से निकले हैं नॉमिनेशन करके, और आप हमको अरेस्ट करना थोड़ा मिसलीड कर रहा है ये सारा चीज़। पर यही है कि जब तक एक क्लियर कट जजमेंट नहीं आएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट वाला भी हमें इंतजार करना होगा, जिसमें ED से जवाब मांगा गया है कि आप टाइमिंग और नेसेसिटी को एक्सप्लेन करिए। तो केजरीवाल वाले में तो वो पूरा एक्सप्लेन कर पाएगा और पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा, तो यहाँ के लोग भी उसको लेकर चैलेंज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रावधान है। एंड मेरे ख्याल से और एक जो इसमें महत्वपूर्ण पहलू है वो यही है कि मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है उसका पालन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पालन नहीं हो, लेकिन पुलिस बस एक केस को पर्सपेक्टिव लगा के बस लगे रहे तो पुलिस का थोड़ा दिखता है, मतलब वो कोई भी फिगर आउट कर सकता है कि पुलिस थोड़ा गलत ढंग से काम कर रही है। अब पुलिस भी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है। अब आप मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस का, हाँ, कि थाना प्रभारी अपने से गया है और अरेस्ट कर ले रहा है। थाना प्रभारी के ऊपर भी लोग हैं, तो अब किसके कहने पे काम हो रहा है ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। कौन करवा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर तो कोई कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इनका स्वच्छ नेचर रहता, मान लीजिए क्लीन हैंड्स में रहते पुलिस, तो सारे लोगों को जाके गिरफ्तार करती है। मतलब जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशूड है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशूड है, आप कोर्ट जाएंगे तो इतना लिस्ट मिल जाएगा एनबीडब्ल्यू वाला कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये जो लोग नॉमिनेशन करने आए अरेस्ट हो गए और कोर्ट में फिर अब मूव किए एंटीसिपेटरी बेल के लिए,
तो वो चुनाव लड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत वैसा जेल कोई नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। जेल से भी आप लड़ सकते हैं, नामांकन आपका सही पाया जाएगा तो आपको कोई आपत्ति नहीं। कल जैसे कि देवेंद्र नाथ महतो को जो यहाँ अरेस्ट किया गया, उसमें नॉमिनेशन से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद कोर्ट में शायद साइन कराया गया, कोर्ट में ये बात रखी गई, तो फिर ये हुआ कि कोई 5 प्रस्तावक जाके ये कर सकते हैं, तो ये हो गया। हाँ, हो गया। आप जेल से भी लड़ सकते हैं इलेक्शन के लिए कोई रोक नहीं है। इलेक्शन तो सबका लड़ने का अधिकार है। जयराम महतो के केस में जिस तरह से अब नोटिस फिर से भेजा गया है कि आपके प्रस्तावक का जो हस्ताक्षर है वो संदिग्ध लग रहा है, तो 7 तारीख को बुलाया गया है, तो उसमें क्या हो सकता है? क्या अगर सचमुच में प्रस्तावक उपस्थित नहीं होते हैं या फिर संदिग्ध पाया जाता है सिग्नेचर वगैरह, तो क्या नॉमिनेशन भी रद्द हो सकता है? देखिए, नॉमिनेशन रद्द तो कभी भी किया जा सकता है। इन द सेंस नॉमिनेशन अगर फॉर्मेट्स में नहीं है, जो फॉर्मेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे उसके हिसाब से नहीं है तो वो रद्द कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट जाने का प्रावधान है। आप हाई कोर्ट जाकर जो संदिग्ध वाली जो भी ऑब्जेक्टिव है, अभी जैसे मान लीजिए उन्होंने सिग्नेचर को लेके ऑब्जेक्ट रेज किया है, तो उसका एक सिग्नेचर वो ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के टाइम पे वहीं जाके हम ये करें, ये कोई पत्र में लिखा है कि आपको उपस्थित करेक्ट तब तो उनको जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि उसमें मतलब मिलीभगत भी हो, पुलिस उसी समय दबोच ले या जो कर ले, तो पर उस पर बड़ा कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन आई थिंक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ऑनलाइन काम करती है, तो इसमें जाके ऐसा नहीं है कि वहीं पे जाके हम सब कुछ करें। वो अलग तरीके, और अगर रिजेक्ट भी करती है तो वो बाद में जाके हाई कोर्ट से अपना काम करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़िंदगी भर के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। झारखंड में तो अभी कई जगह और नॉमिनेशन होना है, तो जो लोग सुन रहे हैं, जो नॉमिनेशन करने जाने वाले होंगे, जिन पर केस होगा, वो कैसे पता करें कि उनके खिलाफ वारंट है या नहीं है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन केस तो आपको तभी पता चलेगा जब आपको नोटिस आएगी। अब दिक्कत क्या है कि मान लीजिए हमने विधानसभा में धरना दिया, उसमें आपने अज्ञात में 10,000 लोगों का नाम लिख दिया, तो हमारा भी नाम हो सकता है। अब हम उस दिन कहीं और थे, लेकिन आप जोड़ तो सकते हैं मेरा नाम। अब ये प्रूफ होने में तो 2-3 साल लगेगा, जब तक निर्णय लेगी नहीं कोर्ट। पुलिस तो अपना काम कर ही सकती है, आपको उठा सकती है बोल के कि भाई ये भी शामिल था, ये रहा फोटो, एडिटेड फोटो लगा दे, कुछ भी कर दे। तो जितने लोग हैं जो आगे इलेक्शंस में लड़ रहे हैं, आई थिंक उनको थोड़ा भी केयरफुल होना चाहिए। जितना उनको पता है, बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, उनको जो आज के दिन में पता है, ठीक है, तो उनको करना चाहिए। होता क्या है, गड़बड़ी क्या है, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए हमने एक केस में एंटीसिपेटरी बेल लगाया, ठीक है, और उसमें हमको पता था कि वो मेरे खिलाफ वो मेरा केस एक चल रहा है, लेकिन एफिडेविट में हम उसके बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं, तब तो गलत बात है। इसलिए वो दिया जाता है कि भाई आप हमको सब कुछ बताइए, सब कुछ बताओ। अब हमको नोटिस ही नहीं आया, हमको कोई जानकारी नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं। तो वो बाद में अगर वैसा कुछ गड़बड़ी है या आपको फिर अगर पुलिस बोलती है कि आपने ये केस छुपाया है, तो आप उसके बारे में जाके कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। कोर्ट उसमें अलाउ करती है। कोर्ट क्लियरली बोलती है कि आपको अगर खबर ही नहीं था, आज तक पता ही नहीं चला, आपको नोटिस ही नहीं मिला, समन ही नहीं मिला, तो कोर्ट आपको उस समय बेल नहीं, मतलब आपको अलाउ करेगी इलेक्शन लड़ने के लिए, आपके साथ रोक नहीं होगा। मतलब ये है कि नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, अगर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, तो कम से कम आपको जो याद है कि किस किस केस में आप इन्वॉल्व हैं या नाम आपका हो सकता है, तो उस केस का या तो स्टेटस या उस संबंधित थाने से कम जाकर पता कर लें। ज़रूर। और अब तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, आप ई कोर्ट के वेबसाइट्स में भी डालकर चेक कर सकते हैं कि मेरा इसमें क्या लेना देना है, इस एफआईआर के संबंध में इसमें क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और हर एक राजनेता का अपना वकील है, वो तो खुद ही बता देगा आपको कि आपके खिलाफ कौन कौन सा क्या है, नहीं है, सारा कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है नोटिस जो आया है, जो आपके मतलब एक चीज़ है, जैसे हम रहते मान लीजिए रांची में, लेकिन मेरा घर का एड्रेस चतरा का है, तो चतरा भी जाके ज़रूर पता करिए कि भाई वहाँ कोई नोटिस तो नहीं आया, कोई नोटिस मिला था, कोई रख तो नहीं लिया। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि वहाँ सारा नोटिस भेजा जा रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है ना, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा अपने तरफ से रिसर्च करना पड़ेगा, और आपको जो पता है वो बस बताइए, जो नहीं पता है उसके बारे में जिक्र करने का या बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब है कि आरोप प्रत्यारोप तो अलग है, लेकिन अगर आप लड़ रहे हैं चुनाव तो सीरियसनेस थोड़ा दिखाइए, और कम से कम इस मामले में अपने आप को पहले क्लीन कर लीजिए, या जो जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है वो सही तरीके से दें। और अभी मतलब हमको लगता है देवेंद्र नाथ महतो वाले केस में 4-5 दिन पहले उन्होंने दूसरे केस में बेल लिया है रांची कोर्ट से। हाँ, उन दूसरे केस में उनका बेल है, तो उनको पता था तो वो ले लिए बेल, जिसमें नहीं पता था अब उसमें पुलिस आके अरेस्ट कर ली। तो पर थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए कि मतलब अगर उसमें बेल लिए हैं तो और कोई केसेस लाइनअप है, तो हमको लगता है वो एक अपना अलग अलग सबका काम करने का तरीका है। हो सकता है उसमें कभी नोटिस ही नहीं आया होगा, कभी इनको लगा ही नहीं होगा, या कभी ये गए ही नहीं होंगे घेराव करने। टाइम इनको लगा होगा कि अब सब मामले में
बेल लें, इसमें तो प्रोसेस थोड़ा चल गया। एक एक करके लेंगे, अभी नहीं है आज, कल अगले बार उस दिन अप्लाई करेंगे, तो ये भी होगा। लेकिन हमको लगता है उन्होंने अगर यहाँ का केस के बारे में मेंशन किया था तो आई थिंक एक बार फाइल तो ज़रूर चेक करना चाहिए, स्टेटस चेक करके। मतलब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आपको अपना सारा डिटेल तो चेक करना ही पड़ेगा। लोअर कोर्ट का एक एक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि क्या हो रहा है उस केस में, अभी तक ऑर्डर में क्या लिखाया है, क्योंकि कोर्ट इंडिपेंडेंट है। कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन से पॉलिटिकल पार्टी से हैं, क्या करते हैं, नहीं करते। कोर्ट आपको जानती भी नहीं होगी। अब आपको लग रहा है कि आप रोड बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कोर्ट आइएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोई जानता है। जज बोलेंगे अरे तो ऐसा ऐसा है, मतलब नॉर्मल तरीके से आपको डील किया जाएगा। तो इसलिए कोई बड़ा ये नहीं है, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आप सारा केस का पूरा प्रक्रिया पता करें। अब जितने लोग बाहरी जगह पे खड़े हो रहे हैं और वो तो तुरंत चेक करें, जैसे दुमका उमका में जितने साथी खड़े हो रहे हैं उनको एक्चुअली अपना चेक कर लेना चाहिए सारा स्टेटस कि उनके ऊपर कोई केस है कि नहीं। और नहीं हो सकता है तो वो देखिए, जब भी अरेस्ट भी करने आती है पुलिस तो अपने लोकल थाना को तो ज़रूर बताती है। जैसे मान लीजिए कि अभी जयराम को ही जब अरेस्ट करने गई तो बोकारो थाना को तो सूचित किया होगा, लोकल थाना को, जहां उस कि उस जुरिस्डिक्शन में जहां खड़ा है, जहां उसको अरेस्ट करने जाना है, वहां पे तो उनको करना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट अपने लोकल थाना में पता करिए कि मेरे खिलाफ कुछ आया है क्या, मेरे खिलाफ कोई पूछताछ हुई है क्या। तो उस सब से भी आपको पता चलेगा कि हाँ उस थाने में पूछताछ किया गया, इस थाने में पूछताछ किया गया, तो फिर आप आगे बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं चुनावी मैदान में या नहीं भी हैं, तो कम से कम इस कानूनी पचड़े से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप नॉमिनेशन करने जाएं और पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर ले, तो कम से कम अपना स्टेटस, खास करके जिस केस में आप इन्वॉल्व हैं उस मामले की जानकारी तो ज़रूर ले लें, ताकि ऐसी परिस्थिति न बने। ये हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सोनल तिवारी थे, जो इस पर अपनी राय रख रहे थे, बता रहे थे कि कानूनी पहलू क्या है, पेचीदगी क्या है। आगे भी तमाम कानूनी पहलुओं पर हम अलग अलग मुद्दों पर इनसे बात करेंगे और इनसे आप लगातार जुड़े रह सकते हैं। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, जब कभी हम आगे जुड़ेंगे तो ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in